दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। काफी दुविधाओं का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ते रहना और हार नहीं मानना, उससे कामयाबी भला कितनी दूर रह सकती है। आज की ये कहानी एक आम पहरेदार की है जो एक ही रात में अपने जुनून और प्रतिभा के बल पर खास पहरेदार हो जाता है। कहानी है पहरेदार रक्षित की। कहानी को आगे जरूर जारी रखेंगे, तो पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, सभी चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बात उस समय की है जब राजा रानी हुआ करते थे, प्रजा हुआ करती थी, राजमहल हुआ करते थे और राज दरबार में बैठकें लगा करती थी। जब भी ऐसी किसी कहानी की बात होती है तो राजा रानी की कहानी ही सामने आती है।
पर ये कहानी किसी राजा या रानी की नहीं है, ना ही किसी राजकुमार और राजकुमारी की है, बल्कि ये कहानी राजमहल के पहरेदार की है। राजमहल के पहरेदार वो जो महल के बाहर खड़े होकर रखवाली करते हैं, पहरा देते हैं, हमेशा चौकस और होशियार, शांत और निडर, तेज और अचूक निगाह रखने वाले, हमेशा तन कर रहने वाले। वो कठोर भी रहते हैं और नर्म भी, और स्थिति के अनुसार उन्हें अपना आचरण बदलना होता है। कहा जाता है कि एक उम्दा पहरेदार वो होता है जो महल से गुजरने वाले परिंदों को भी पहचान ले। पैनी नजर रखने वाला ही उम्दा किस्म का पहरेदार बन सकता है, और राज्य हमेशा ऐसे युवाओं के इंतजार में रहता है। ऐसा ही नौजवान रक्षित बड़ी उम्मीदों से पहरेदार की भर्ती के लिए जा रहा है। उसकी मां ने जाने से पहले उसका मुंह मीठा कराया और उसे शुभकामनाएं देकर विदा किया। वो अपने घर, जो कि एक खूबसूरत छोटी झोपड़ी है, वहां से निकला और राजमहल की ओर दौड़ता हुआ बढ़ने लगा। बस्ती से बाहर निकलकर उससे मीनू काका मिले, जो हाथ गाड़ी चलाते हैं, लोगों का सामान इधर उधर पहुंचाते हैं। काका ने गाड़ी चलाते हुए कहा, अरे कहाँ को चल दिए इतने सवेरे रक्षित मियां? रक्षित ने गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए बताया कि वो पहरेदार की भर्ती के लिए जा रहा है। काका ने कहा, तो आ जाओ, गाड़ी में बैठो, खाली ही जा रही है, उसी तरफ जा रहा हूं, छोड़ दूंगा। रक्षित आभार व्यक्त कर गाड़ी में बैठा। हाथ गाड़ी हर तरफ खुली हुई थी, ना कोई छत ना दीवारें। काका गाड़ी भगाने लगे। रास्ते में लोग काका को सलाम करते जाते और काका सबको जवाब देकर आगे दौड़ते रहते। काका ने गाड़ी चलाते हुए रक्षित से पूछा, तो तुम पहरेदार बनना चाहते हो? रक्षित ने कहा, सुना है कि रकम अच्छी मिलती है, मां को नापसंद काम नहीं करना पड़ेगा, सोचा आजमा कर देख लेता हूं, कुछ दिन करूंगा, देखते हैं कैसी लगती है। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में? काका ने जवाब में कहा, राय का क्या है मियां, जो सही लगे वो करो। वैसे पहरेदार का काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं, और अगर रकम के लिए करने जा रहे हो तो कुछ महीनों बाद मन नहीं लगेगा काम में। काम तो वो करो जिसमें मन लगे, काम काम जैसा लगे ही ना। काका की बात से मिलती जुलती बात कई बार मां ने भी रक्षित से कही है। रक्षित इस बात को समझता भी है, पर क्या करे, उसे अभी के लिए कोई और हल नजर नहीं आता। उसने मन ही मन सोच रखा है कि जब थोड़ी रकम एकत्र हो जाएगी तो वह यह काम छोड़ देगा और खुद का कोई काम शुरू करेगा। काका ने रक्षित को महल से कुछ दूरी पर ही छोड़ दिया और वहां से रक्षित अकेला ही चल दिया। ताजा ताजा सुबह में ही रक्षित महल में उपस्थित हो गया। उसके अलावा और कोई भी उम्मीदवार वहां नहीं पहुंचा था।
उसे बताया गया वो जरा जल्दी आ गया है। धीरे धीरे युवा जमा हुए और उनकी परीक्षा शुरू हुई। उनसे तरह तरह के इम्तिहान लिए गए जिससे उनकी योग्यता आंकी जा सके। पहले चरण में तो सब पास हो गए, लेकिन दूसरे चरण में कुछ युवा बाहर हो गए। हर चरण के साथ इम्तिहान और भी कठिन हो जाते। रक्षित ने सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर वो अपने पूरे साहस के साथ लगा रहा। वहां के प्रमुख की भी उस पर खास नजर है, उसकी साहस और प्रतिभा देखकर। धीरे धीरे सूरज आसमान में आगे बढ़ते रहे। उनके ताप से जमीन पर ठहरी धूल भी तपने लगी। शरीर से पसीने बहने लगे और आंखें आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रक्षित ने अपनी कमीज से अपना चेहरा पोंछा और बाकी सब की तरह अगली परीक्षा का रास्ता देखने लगा। प्रतिस्पर्धा महल से लगे एक घुमावदार मैदान में हो रही थी, जहां चारों ओर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन उस दिन वो खाली पड़ा था। सभी को मैदान के एक कोने में खड़ा कर दिया गया और दूसरे कोने पर एक डंडे में लाल रंग का कपड़ा लटका दिया गया और सभी से बोला गया कि अपनी चप्पलें उतार कर उन्हें नंगे पांव डंडे के पास तक जाना है और लाल कपड़ा उतारना है। लेकिन ये परीक्षा पूरी करते समय कोई दौड़ नहीं लगा सकता। यानी रक्षित अगर दौड़ लगाएगा तो वो बाहर हो जाएगा और धूप में सभी के पैरों के जलने की पूरी संभावना है। रक्षित सोचने लगा कि क्या किया जाए। घंटा बजा और रेस शुरू हो गई। सभी साहस मन में ठाने आगे बढ़े, लेकिन रक्षित वहीं खड़ा रहा। प्रमुख ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। रक्षित ने अपनी आंखें झुकाए सभी के कदमों को देखा और वो अपने आगे वाले की छाव के सहारे चलने लगा। 8-10 कदम बाद सभी के पांव जलने लगे। ना वो दौड़ सकते थे, ना तेज कदमों से चल सकते थे। रक्षित भी उन सभी में शामिल है, पर उसके पैर उतने नहीं जल रहे जितने बाकी सभी के। उसे छाव में चलने से दूसरे की तुलना में थोड़ी राहत मिल रही थी। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। सभी के पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ उछलने लगे, कुछ ने दौड़ लगा दी और कुछ चलते रहे। आखिरी के पल पलों में केवल 4 युवा शेष बचे। अब कुछ ही कदम का फासला बचा था। रक्षित छाव का सहारा छोड़ धूप में आया और बाकियों के साथ चलने लगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपना हाथ आगे कर डंडे को पकड़ लिया और उसे फौरन उतार कर लाल कपड़ा हाथ में लिए खड़ा हो गया। प्रमुख उसकी चतुराई से प्रसन्न थे।
सभी छाव में आकर खड़े हो गए। समय के बीतने के साथ सूरज डूबने लगा और शाम का सिंदूरी रंग आकाश में होता हुआ हवाओं में फैल गया। एक के बाद एक चारों बाधाओं का सामना करते रहे और आखिर में सिर्फ 2 युवा बचे, जिसमें से एक रक्षित था। शाम ढलते जा रही थी। उजाला अपनी राह छोड़ आसमान में गुम हो गया था और रात की चमक बिखरने लगी थी। रक्षित थका हुआ अपने घर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी माँ बाहर बैठे उसी की राह तक रही थी। माँ की नजर कोरे रास्ते पर थी, जिस पर सबके कदम पड़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, सिवाय उसके लाल के। इंतजार की डोर तोड़ते हुए 2 कदम उसकी आंखों के दायरे में आए। उसका बिना मुस्कान सा चेहरा फूल की तरह खिल गया, जैसे आसमान पर चांद आते रात रानी का खिलता है। माँ ने घुटनों पर टिके अपने हाथों पर से अपना चेहरा उठाया और देखा उसका रक्षित उसके सामने खड़ा है। उन्होंने कहा, अरे आ गया, कितनी देर कर दी आने में, कब से राह देख रही हूं। माँ ने खड़े होकर रक्षित का हाथ पकड़ा और उसका हाल देखते हुए कहा, ये क्या हाल बना लिया है, भर्ती के लिए गया था या मस्ती करने? पूरे कपड़े मैले कर लाया और कितना थका थका सा लग रहा है। रक्षित ने माँ को घर के भीतर ले जाते हुए कहा, आप जानती नहीं माँ आज क्या क्या हुआ, मैं सब बताता हूं। रक्षित ने माँ को दिन भर का चिट्ठा सुना दिया। उसने बताया वो चुन लिया गया है और कल से ही उसे काम पर जाना होगा। दोनों साथ में खाना खाने बैठे। माँ ने कहा, रोज ये हाल तो नहीं होगा ना, वरना राजा पे कोई करे या ना करे, मैं आक्रमण जरूर कर दूंगी। दोनों हंसने लगे। दोनों ही जानते थे उसका काम अब इतना मेहनत का नहीं होने वाला है, पर शुरुआत में रक्षित को रोज रात पे काम पर जाना होगा। दिन भर की मेहनत के बाद रक्षित को फौरन ही नींद आ गई। दूसरे दिन की जब रात आई, वह बाकी रातों से ज्यादा शांत लग रही थी। पूनम की रात और सितारों का अपनी अधिकांश चमक के साथ जमावड़ा। बाकियों का पता नहीं, पर रक्षित को ऐसा ही लग रहा है। वह रात के 8 बजे तैयार होकर काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला और आसमान की ओर देखकर ये सब सोचने लगा। उसकी माँ भीतर से हाथ में गुड़ लेकर आई और रक्षित को देखकर कहा, आज की रात सबसे अलग होने वाली है, तुझे रात पसंद आएगी, दिन की अपेक्षा शांत और कोमल। ये ले, मुंह मीठा कर ले। माँ ने रक्षित को आशीर्वाद दिया और उसे गली पार तक छोड़ने गई। जब तक रक्षित आंखों से ओझल नहीं हुआ, माँ उसे जाता हुआ देखती रही। रक्षित समय से कुछ देर पहले ही राजमहल में हाजिर हो गया। पहरेदारों के लिए राजमहल के बड़े से दरवाजे के पास एक लंबी और कम चौड़ी कुटिया है, जहां उन्हें वक्त से पहले आकर पहरेदार की मुख्य वेशभूषा और अपने हथियार लेकर तैयार होना है।
पहरेदारों के प्रमुख को कोई भी बैठक करना हो तो वे यहीं पर करते हैं। रक्षित वहां पहुंचकर तैयार हो गया। तभी एक नया पहरेदार आया जिसे रक्षित के साथ चुना गया था। उसका नाम मोहक है। दोनों को पता चला आज से उन्हें एक ही साथ पहरेदारी करनी है। दोनों को आदेश दिया गया कि राजमहल की एक लंबी चौड़ी दीवार जिसके सीधे हाथ पर एक दरवाजा है, उन्हें वहीं पर पहरा देना है। दरवाजा करीब 10 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा। उन्हें पता चला कि ये दरवाजा खजाने के रास्ते का आखिरी दरवाजा है, और ये सुनते ही दोनों और ज्यादा चौकन्ने हो गए। उनके सामने कुछ दूरी तक पथरीला रास्ता है और उसके आगे एक शांत गति से बहती नहर। नहर के उस पार एकांत से भरी जगह और जंगल है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्हें जैसा समझाया गया था, बताया गया था, वो दोनों ही वैसी स्थिति में तनकर खड़े रहे, हाथों में भाला लिए। दरवाजा अंदर की ओर से बंद है, जहां 2 पहरेदार और तैनात किए गए हैं। दरवाजे के बीच में एक और छोटा दरवाजा है और इस छोटे से दरवाजे पर भी एक छोटी सी खिड़की है, जिसे खोलकर भीतर बाहर देखा जा सकता है और कोई जरूरी संदेश भी दिया जा सकता है। करीब 2 घंटे गुजर गए। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। दोनों बारी बारी से पहरा देते, एक दूसरे को देखते। रक्षित की नजर अचूक तरीके से सतर्क है। जहां भी नजर पहुंच सकती है, जहां तक देख सकती है, वह देख रही है। मोहक थोड़ा शांत है। उसे पूरा विश्वास है कि पहली रात तो कम से कम कुछ गलत नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी, और वो रात का आनंद लेते हुए इधर उधर देख रहा है। एकाएक नहर में कुछ गिरा। रक्षित की नजर उस तरफ ही थी। उसे लगा कोई इंसान है। मोहक आवाज आने के साथ उधर देखा और उसने सोचा बस कोई बड़ी मछली होगी। मोहक ने कहा, क्या कोई मछली है? रक्षित ने 2 कदम आगे बढ़ाए और उस तरफ देखते हुए कहा, लगता है कोई मनुष्य है जो ऊपर से कहीं से कूदा होगा। यह कहते हुए दोनों ने महल की दीवार देखी, जो नहर से कुछ दूर भी है और काफी ऊपर भी। मोहक ने कहा, नहीं नहीं, भला इतनी ऊपर से कौन कूदेगा? ये तो काफी दूर भी है। तभी महल का चेतावनी से भरा घंटा बजा और अंदर हलचल शुरू हो गई। भीतर से दरवाजे की छोटी खिड़की खुली तो भीतर से पहरेदार ने पूछा, कोई नजर आया क्या? रक्षित और मोहक ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मोहक ने बताया, नहीं, नजर तो नहीं आया, बस नहर में जरा हलचल सुनाई दी। रक्षित दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, क्या बात है? भीतर से पहरेदार ने बताया, अरे, खजाने वाले कक्ष से एक हीरा चोरी हुआ है। किसी ने कुछ देर पहले ही उसे चुराया है। तुम दोनों सतर्क रहना। और भीतर से खिड़की बंद कर ली गई। रक्षित दौड़कर नहर के किनारे गया और उसने सोचा, कोई मनुष्य होता तो पानी से बाहर तो आता।
उसके तैरने की हलचल तो होती, भले ही कितना भी आहिस्ता से भी तैरा जाए। तभी उसकी नजर नहर के बीच किसी चीज पर पड़ी, एक लकड़ी जो पानी से बाहर है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की ओर जा रहा है। मोहक ने आवाज लगाई, यहां आकर तैनात हो जाओ। रक्षित को लेकिन कुछ संदेह हुआ। वो वहीं पर खड़ा था। उसने मोहक की ओर देखा भी नहीं। उसे पता था कि वह ठीक से पहरा देगा। रक्षित ने अपना वस्त्र के ऊपर पहना सुरक्षा कवच उतारा और अपना भाला लिए नहर में गोता लगा दिया। मोहक हैरानी से देखता रहा कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसके गोता लगाने की आवाज से ही नहर में तैरती लकड़ी बाहर की ओर आई और एक चेहरा सामने आया। किसी ने अपने मुख में वो लकड़ी पकड़ रखी है। शायद वो एक खोखली लकड़ी है जिसके जरिए वो पानी के भीतर सांसें ले पा रहा था ताकि उसे कोई देख नहीं पाए। योजना तो अच्छी थी, पर रक्षित का अंदेशा सही निकला। उसने भी ऐसा ही सोचा था। मोहक ने यह देखा और फौरन दरवाजा बजाकर भीतर खबर दी। रक्षित पूरी रफ्तार के साथ तैरने लगा। उसके हाथों में उसका भाला भी है। रक्षित आधी दूर ही पहुंचा था कि वह दूसरा व्यक्ति नहर के किनारे पहुंच गया। उसने गुस्से में लकड़ी रक्षित की ओर फेंकी और सामने जंगल की तरफ भागने लगा। इतनी ही देर में दरवाजा खुला और करीब 10-15 पहरेदार नहर के किनारे जमा हो गए। रक्षित किनारे पर पहुंचा और उस व्यक्ति का पीछा करता हुआ जंगल की तरफ भागा। व्यक्ति ने जंगल के भीतर प्रवेश किया और रक्षित उससे कुछ ही दूरी पर था। वह भी कुछ ही क्षण में जंगल के भीतर चला गया। इतनी देर में कुछ सैनिक एकत्रित हो गए। छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर नहर पार करने लगे। रक्षित सभी की आंखों से ओझल हो चुका था। सभी पहरेदारों को रक्षित की फिक्र होने लगी। आखिर वो एक पहरेदार ही है जो आज ही नौकरी पर आया है। सैनिकों ने नहर पार की और जंगल की तरफ दौड़ने लगे। मोहक की नजर जंगल की ओर ही है। उसे हलचल दिखाई दी। एकाएक कोई बाहर आया। सभी सैनिक दौड़ते हुए रुक गए। मोहक को लगा रक्षित है, पर वो नहीं था। उस व्यक्ति ने 2-4 कदम जंगल के बाहर रखे। उसके हाथ आगे से बंधे हुए हैं और पीछे से रक्षित आया। उसने अपना भाला उस व्यक्ति की पीठ पर लगा रखा है। मोहक ने जब यह देखा तो चैन की सांस ली। सभी पहरेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिक दौड़ते हुए उनके करीब पहुंचे, पर किसी ने रक्षित से उसका स्थान नहीं लिया। रक्षित उसे किनारे तक लाया और नौका में बिठाकर बाकी सैनिकों के साथ फिर से इस पार आ गया। महल के दीवार के ऊपर से राजा, सेनापति और पहरेदारों के प्रमुख ने यह सब देखा। तीनों के चेहरे पर उत्साह की झलक थी। दरवाजे के पास पहुंचकर रक्षित ने उस व्यक्ति को सैनिक के हवाले किया। इतनी ही देर में प्रमुख नीचे आ गए।
रक्षित ने अपनी जेब से हीरा निकालकर प्रमुख के हवाले किया। ये साफ हो गया था कि हीरा उसी व्यक्ति ने चुराया था। दरवाजा बंद हुआ और सब रक्षित की वाहवाही करते हुए भीतर चले गए और मोहक और रक्षित फिर से पहरे पर तैनात हो गए। रात अभी बाकी है। दोनों का हौसला और भी दुरुस्त हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे की खिड़की खुली और प्रमुख ने रक्षित से भीतर आने को कहा। रक्षित ने सोचा शायद वस्त्र बदलने के लिए समय दे रहे हैं। वह मोहक से जल्दी आने का कहकर चला गया। मोहक अकेला पहरे पर तैनात है, पर अब वो हालात को नरमी से नहीं ले रहा। उसे पता चल गया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसे हमेशा चौकन्ना रहना होगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। रक्षित को आने में देरी लगी। उसे करीब 15-20 मिनट लग गए। रक्षित आया और नए वस्त्रों के साथ फिर से तैनात हो गया। उसके वस्त्र पहले की ही तरह थे, पर उनमें कुछ नया है जो पहले नहीं था। उसके सुरक्षा कवच पर एक सोने का सिक्का लगा है, जिस पर मोहक का ध्यान गया और उसने उत्साह से कहा, क्या बात है? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? रक्षित ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और कहा, तरक्की हुई है, मेरा ओहदा बढ़ गया। कल से ही मुझे राजमहल के मुख्य द्वार के सामने पहरा देना है। दोनों खुशी से गले मिले और मोहक ने उसे बधाई दी और दोनों फिर से तैनात हो गए। रक्षित ने आसमान में चांद को देखते हुए मां को याद किया और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ उन्हें अपना प्यार भेजा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके सोने का समय हो गया है और अब आपकी आंखें बोझिल होती जा रही हैं। निंदिया रानी आपके किनारे बैठकर आपको थपकी दे रही है और अब आप नींद के आगोश में समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। किसी ने बड़ा खूब कहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप भी किसी को जानते हैं जिनको नींद ना आने की दिक्कत है, तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।